RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत बेसिक से मैं समझाऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, दो किताबें हमारे पास हैं, ये दो किताबों को आज हम अध्ययन करेंगे। एक किताब है NCERT, जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या दिल्ली बोर्ड से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं उनमें चलती है। ये NCERT, पृथ्वी और हमारा आवास, ये सामाजिक विज्ञान का एक ये दोस्तों किताब पढ़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण किताब ये है पृथ्वी और हमारा जीवन। ये दोस्तों कक्षा 6 की किताब है जो कि यूपी बोर्ड में चलती है। तो एक इस किताब का अध्ययन करेंगे और दूसरा दोस्तों इस किताब का अध्ययन करेंगे। इन दोनों किताबों में दोस्तों इतना ज्ञान है कि आप यदि आप कक्षा 6 से 12 तक के किताबों का अध्ययन कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी कंपटीशन की किताब नहीं पढ़नी है, दुनिया की कोई भी कोचिंग नहीं करनी है। आपको इन किताबों से ही बहुत ज्ञान का भंडार प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इन किताबों को ही आपको पढ़ना है, बस आगे देखते रहिए। चलिए बात करता हूँ दोस्तों, भूपर्पटी क्या है। भूपर्पटी दोस्तों, भूपर्पटी ये पहला टॉपिक है इसमें। भूपर्पटी क्या है देखते हैं। भूपर्पटी दोस्तों बहुत ही अच्छा, भूपर्पटी बहुत ही अच्छा इसमें मैटर दिया है। इनका अध्ययन करेंगे, खुद आपको पता चल जाएगा कि जो हम अभी तक बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ते हैं वो सब छोटी किताबों में दिया है। चलिए, ये भूपर्पटी मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। इसके अंदर एक केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं करोड़। क्या बोलते हैं? करोड़ बोलते हैं। इस केंद्र को दोस्तों करोड़ बोलते हैं। इसके बाहर दोस्तों इस हिस्से को हम मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंटल बोलते हैं। नोट करते रहिए हमारे साथ, ये दोस्तों इसको मेंटल बोलते हैं। अब मेंटल के बाद में दोस्तों इस तरीके से ये दोस्तों जो आकृति देख रहे हैं इसको हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूपर्पटी बोलते हैं। एक ये पॉइंट दोस्तों, आसपास देख रहे होंगे, आपकी किताब में चित्र बना भी होगा, ये देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। आसपास वायुमंडल है। अब दोस्तों जो भूपर्पटी हमारी है, आप देख रहे होंगे, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का एक हिस्सा है, जैसे आप तरबूज कभी बाजार में लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, इसमें टाँकी लगा दो, या कहते हैं कि तरबूज को काट के दिखाओ पका है कच्चा है। तो तरबूज वाला क्या करता है, इस तरीके से ऐसे निशान लगाता, ऐसे लगाता, चाकू से निकाल लेता है, दिखाता है। तो ठीक इस प्रकार से वो दोस्तों तरबूज का भाग कट के बाहर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों करोड़। क्या बोलते हैं? करोड़ दोस्तों। तरबूज में नहीं, पृथ्वी को हम देखेंगे, इसको दोस्तों मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। इसको दोस्तों भूपर्पटी बोलते हैं। दोस्तों आ गया होगा समझ में, करोड़, मेंटल, भूपर्पटी। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? तो करोड़ बोलते हैं। करोड़ के ऊपर कौन सा भाग है? तो मेंटल है। हम लोग कहाँ निवास करते हैं? तो भूपर्पटी पर हम लोग निवास करते हैं दोस्तों। अब इसी भूपर्पटी पर दोस्तों यहीं पर आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों, यहाँ बना दूँ। चलिए यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। एक गोला मान लेते हैं, ये है दोस्तों, एक गोला ये है, और दोस्तों एक गोला ये हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या है, एक गोला ये हो गया। ये हिस्सा जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये आपका जैवमंडल है। ये दोस्तों जैवमंडल है। वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, इसमें दोस्तों आपको ये जैवमंडल है। मान लीजिए ये वायुमंडल, ये वायुमंडल, ये स्थलमंडल और दोस्तों ये जलमंडल, ये जलमंडल हो गया। जल पर क्या मनुष्य रह पाएगा? नहीं रह पाएगा।
वायुमंडल में क्या मनुष्य रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। स्थल मंडल पर तो रहता है, लेकिन स्थल मंडल पर बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पानी है, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर रेगिस्तान है, लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य दोस्तों जैवमंडल में है। इस भाग को बोलते हैं जैवमंडल। तो इन तीनों के समूह से बना मंडल दोस्तों जैवमंडल कहलाता है। आप दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और आपकी किताबों में लिखा है, मेरे साथ उन किताबों को दोस्तों पलट सकते हैं। तो दोस्तों बात करूं जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, ये 3 प्रकार के दोस्तों भूपरिपट्टी पे पाए जाते हैं। तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया कौन कौन। मैंने बताया स्थलमंडल, एक स्थलमंडल दोस्तों मैंने बताया, दूसरा दोस्तों जल मंडल मैंने बताया, और दोस्तों वायुमंडल बताया। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? इन तीनों के मिलने से जैवमंडल बनता है। क्लियर हो गया दोस्तों? बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मैं आपसे एक वादा करता हूं, यदि आप हमारे सारे वीडियो क्रम से देखते रहे, नोट्स बनाते रहे और मुझे बार बार सुनते रहे, तो किसी की औकात नहीं है कि भूगोल में आपको हरा दे। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें दोस्तों किसी की औकात नहीं आपको हरा दे। मैं आपको अपने चैनल से खुद स्वयं 4-5 सब्जेक्ट आपको दूंगा, और 4-5 सब्जेक्टों में दोस्तों यदि कोई आपको हरा दे तो मेरा नाम बदल देना और मेरे चैनल को छोड़ के आप चले जाना। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी कह देना कि आपने पढ़ाया और अच्छा नहीं पढ़ाया। इसका दोस्तों मैं कोई अभी प्रमाण तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ समय बाद जब आप खुद कहीं सेलेक्ट हो जाओगे तो वही मेरे लिए प्रमाण बन जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मैं आगे बात करता हूँ। दोस्तों यदि पूछा जाए पृथ्वी के प्रमुख मंडल कौन से हैं, तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल दोस्तों हो गया। तो मैंने आपको बताया। अब भूमंडल की बात कर लेते हैं। भूमंडल दोस्तों, भूमंडल की बात करें तो भूमंडल हमारा 2 भागों में बटा है। भूपरिपट्टी पर मैंने 3 मंडल बताए थे, लेकिन भूमंडल हमारा दोस्तों 2 भागों में बटा है। कौन कौन से भागों में बटा है आइए देख लेते हैं कौन कौन से भागों में बटा है। दोस्तों पहला क्या, कोई भी मान लो महाद्वीपीय। महाद्वीपीय पहला दोस्तों एक महाद्वीपीय हो गया, और महासागरीय बेसिन दूसरा दोस्तों हो गया महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन एक दोस्तों ये हो गया। एक तो महाद्वीपीय हो गया, दूसरा दोस्तों क्या हो गया महासागरीय बेसिन। ये क्या होते हैं? ये बड़े जलाशय होते हैं, बड़े जलाशय होते हैं। उसमें हमारा समुद्र भी आता है, और दोस्तों नदियाँ, बहुत बड़ी सी नदियाँ हैं, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा हो और वहाँ पर जीवन ना हो। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जीवन में मनुष्य की बात कर रहा हूँ, स्थल में जल में भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो महासागरीय बेसिन या फिर दोस्तों बड़े जलाशय, इनकी बात कर रहा हूँ। साथ में महाद्वीपीय। तो भूमंडल हमारा 2 भागों में बटा है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बात करें समुद्रीय जल, दोस्तों इसको देख लीजिए। आप कभी स्टेशन पर गए होंगे, रेलवे स्टेशन पर यात्रा करे होंगे, तो वहाँ पर देखा होगा दोस्तों कि जैसे इस तरीके से बना होता है, और इस पर दोस्तों नाम लिखा होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, तो लिख रहा हूँ सीतापुर। दोस्तों यहाँ पर सीतापुर सिटी लिखा हुआ है। तो अब क्या देखते हैं, यहीं पर लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है दोस्तों। तो इसका कारण समझे हैं? चलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। महासागर या बेसिन, बड़े जलाशय दोस्तों जो होते हैं, इनका समतल हर जगह बराबर होता है। इनका हर जगह समतल बराबर होता है। इसीलिए दोस्तों स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मानी जाती है। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से दोस्तों मापी जाती है। मतलब जैसे आप देखे होंगे, आप सब दोस्तों कोई ना कोई गांव से जुड़ा ही है, देखा होगा कि ये खेत है। तो खेत में दोस्तों क्या है, कभी मान लेते हैं ये कि दोस्तों ये खेत है,
ये खेत है तो कभी यहाँ इतना बड़ा दोस्तों कोई मिट्टी का टीला पड़ा हुआ है, कभी इतना बड़ा पड़ा है, कभी इतने इतने छोटे छोटे पड़े हैं। लेकिन जब पानी भरा जाता है तो दोस्तों वो पूरा बराबर हो जाता है। तो अब बताइए, क्या यहाँ पर दोस्तों ऊंचा टीला है तो क्या ऊंचा पानी दिखाई देगा? नहीं। यहाँ पर दोस्तों गर्त जैसा है तो क्या यहाँ नीचा पानी दिखाई देगा? नहीं, पानी तो बराबर दिख रहा है। तो समुद्र तल भी हमारा ऐसा है। मान लीजिए दोस्तों कि समुद्र में क्या होगा, इस तरीके से समुद्र में बहुत बड़े बड़े दोस्तों पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े गर्त इसमें बने हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्थलाकृतियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी स्थलाकृतियाँ इस तरीके से हैं। लेकिन जब पानी भरा होता है दोस्तों तो सब बराबर हो जाता है। कभी ये नहीं लगता है कि यहाँ पर गर्त है तो यहाँ पर पानी नीचे दबा हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कभी ये नहीं लगता कि यहाँ पर एक पहाड़ है या बड़ा टीला है तो पानी उठा हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं नज़र आता है। इसलिए यहाँ दोस्तों जो तल है इसको हम 0 मानते हैं, और वही यहाँ पर दोस्तों लिखा होता है समुद्र तल से इतने मीटर ऊंचाई या इतनी ऊंचाई। तो दोस्तों ये कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि समुद्र तल की ऊंचाई 0 होती है, समुद्र तल की ऊंचाई 0 होती है। एक दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए, और यदि प्रश्न में पूछा गया था समुद्र तल की ऊंचाई को कितना आधार माना जाता है, तो समुद्र तल की ऊंचाई को 0 माना जाता है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यदि हम बात कर लें कि उदाहरण बताइए कोई, तो मैं तो उदाहरण बताऊं दोस्तों समुद्र तल में, तो दोस्तों कह सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। भाई है नहीं है? एवरेस्ट कितना है दोस्तों? समुद्र तल से ये 8,850 किलोमीटर है। आपने पढ़ा होगा 8,848 किलोमीटर। हाँ, बात सही है, बहुत सारी किताबों में आज भी लिखा है। लेकिन दोस्तों इसकी ऊंचाई अब बढ़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बढ़ गई? क्या ये जीवित हैं, बढ़ रहे हैं? क्या ये हमारे आप जैसे बढ़ते हैं? नहीं मित्रों, बहुत सारी हवाएं, धूल, कण या बहुत सारी चीज़ें जो तूफान बहा के उड़ा के लाते हैं, वो सारे इस पर कण, अवसाद, मलबा जितना दोस्तों होता है इकट्ठा हो जाता है। तो धीरे धीरे परतें जमती जाती हैं और उनकी ऊंचाई होती जाती है। मैं कभी आपको बताऊंगा, कभी क्या, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पर आज हमारा हिमालय है वहाँ पर कभी महासागर हुआ करता था। मैं बताऊँगा दोस्तों। यदि अब बात करें दोस्तों, आपको ज्ञान हो गया कि विश्व में सबसे ऊंचा स्थान क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो सबसे नीचा स्थान भी तो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अब पहुंचते हैं दोस्तों कहाँ? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त दोस्तों इस तरीके जो नीचे दिख रहा है ये गर्त है, गड्ढा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा स्थान है। कहाँ है ये दोस्तों? तो ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ ये प्रशांत महासागर में है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने ये तो बता दिया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है, फिर मेरियाना गर्त की गहराई क्यों नहीं बताई? बता रहा हूँ दोस्तों, 11,022। कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो इसमें आपने याद कर लिया 8,850, इसमें 11 दूना 22, बीच में 0 लगा दो, ऐसे याद कर लेंगे। तो कितना हो गया दोस्तों? इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,022 मीटर। इधर दोस्तों 11,000, इधर 22 मीटर। यहाँ पर हमने यदि गलत बोल दिया हो तो सही कर लो दोस्तों, 8,850 मीटर इसकी दोस्तों क्या है? ऊंचाई है। मेरियाना गर्त की दोस्तों 11,022 क्या है? ये 11,022 मीटर गहराई है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो भूमंडल आ गया दोस्तों समझ में। अब आगे हम बात कर देते हैं दोस्तों वायुमंडल की। जाइएगा नहीं दोस्तों, वायुमंडल की बात करते हैं। देखिए हमारे आसपास देखिए 99 जब हमारा दबाव है गैसों का, वो 99 आपको एनसीईआरटी में 99, कहीं कहीं किताबों में 100 मान के चला गया है मन।
तो दोस्तों जब हम सांस ले रहे हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे हरे भरे हैं और जीव जंतु घूमते हैं, ये हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस या पेड़ों द्वारा छोड़ी गई दोस्तों जो गैस उसको हम लेते हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई गैसें जीव जंतु और पेड़ पौधे लेते हैं। तो ये आदान प्रदान हो रहा है और ये सारी चीज़ें हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं। तो वायुमंडल में क्या ज़्यादा है क्या कम है ये भी दोस्तों तो जानना ज़रूरी है। मैं कक्षा 6 के अनुसार NCERT के अनुसार मैं बता रहा हूँ और SCERT के अनुसार, मतलब दोनों किताबों का मैं जो मिक्सअप बता रहा हूँ। तो आइए उसमें देख लेते हैं। वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल दोस्तों, वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। कितना है वायुमंडल में? तो 78। आपको किताबों में 78 मिलेगा। यदि आपको किताबों में 78 है, कहीं ज़्यादा या डी पूछा गया हो तो 78.08% ये दोस्तों इतना नाइट्रोजन है वायुमंडल में। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। फिर दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करते हैं। यदि ऑक्सीजन की दोस्तों हम बात करें तो ऑक्सीजन भी दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है। ये आपको किताबों में कहीं 21% मिलेगा, सही है। लेकिन कुछ मानक यदि एक्यूरेट पता हो कितना है ऑक्सीजन तो उसके लिए 20.93 लिखेंगे। 20.93% ऑक्सीजन। इसको दोस्तों प्राण वायु के नाम से भी जाना जाता है। तो किस गैस को प्राण वायु के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन को प्राण वायु के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं आर्गन की। आर्गन या आर्गन कितना है? फिर दोस्तों आर्गन की यदि हम बात करें तो आर्गन है 0.93। हाँ, 0.93% ये हमारा आर्गन है। फिर दोस्तों यदि हम आगे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है? तो CO2 दोस्तों 0.03 है %। इतनी गैसें अदर में 1% में दोस्तों आता है, उससे मतलब नहीं। जो आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों ये 4 गैसें आपसे बहुत पूछी जाती हैं। इन चारों को आप ऐसे रट लीजिए जैसे कोई मंत्र रटाया जा रहा हो। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78.08%, ऑक्सीजन 20.93%, इसको प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। आर्गन 0.93% और CO2 दोस्तों 0.03% है। ये दोस्तों आप रट लेंगे, हर हाल में रट लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम दोस्तों आगे बात करें, ये CO2 की बात करें तो CO2 एक भारी गैस है और ये वायुमंडल में सबसे नीचे स्थान पर पाई जाती है। CO2 एक भारी गैस है जो वायुमंडल में सबसे निचले स्थान पाई जाती है। CO2 दोस्तों, CO2 की बात करें तो ये हमारे सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य के किरणों को अवशोषित करती है दोस्तों, या सूर्य के प्रकाश को भी हम कह सकते हैं। हाँ, वो भी सही है। फिर बात करें दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी गैस पर जिम्मेदार है। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी दोस्तों जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो CFC पढ़ा है। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपने पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि ठंडी जगह से निकलती है। ठीक, उसके बाद CO2, हाँ ये भी है। अब सोच रहे होंगे सर कुछ और भी है। अब दोस्तों वाष्पीकरण आपने पढ़ा है, वो भी है। जो वाष्पीकरण है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए है जिम्मेदार। चलिए दोस्तों, फिर यदि बात करें, लेकिन CO2 जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन इसको हम बुरी गैस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये पेड़ पौधों को जीवन देती है। तो पेड़ पौधों के लिए प्राणवायु कौन है दोस्तों? पेड़ पौधों के लिए प्राणवायु कौन है? ऑक्सीजन नहीं, CO2 है। पेड़ पौधों के लिए CO2 दोस्तों प्राणवायु है। मानव के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कोई भी दोस्तों पॉइंट मिस मत करना। यदि कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो बाद में ये लगता है कि हमने पढ़ाई नहीं और अधूरा ज्ञान कहीं का नहीं रहता। देखिए बहुत सारे हमारे बच्चे इसमें सुन रहे होंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत सारे हमारे मित्र भाई बहन सुन रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। कोई ये ना समझे कि एक कक्षा 6 की किताब है, एनसीईआरटी किताब है, तो हम इसको ना पढ़ें। देखिए दोस्तों कितना ज्ञान भरा है। हमारे गुरुजी हैं तेजपाल सर, वो कहते हैं बोतल टेढ़ी हो सकती है लेकिन उसमें भरा हुआ पानी टेढ़ा नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास सुविधाओं का खेल हो सकता है। आपका आकार छोटा मोटा बड़ा लंबा गोरा काला हो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान वैसे ही चमकता है जैसे सूरज चमकता है। बस पहचानो अपने ज्ञान को। चलिए बात करता हूँ दोस्तों वायुमंडल। देखिए वायुमंडल कहाँ तक पाया जाता है, इसकी बात करूँ तो वायुमंडल 1000 तक पाया जाता है। कुछ किताबों में 1000 से कह सकते हैं दोस्तों 16000 तक पाया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ 1000 मान लीजिए, 1000 किलोमीटर तक आप मान लीजिए, इतने में काम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1000 के बाद तो अनंत है। एनसीईआरटी कक्षा 6 वाले में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 1000 से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 1000 मान लीजिए, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 99 भार, इसमें 1000 में वायुमंडल की बात करें तो दोस्तों इसमें 99% भार जो गैसों का है, 99% भार ये सिर्फ 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। कितने किलोमीटर तक? 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। मैं अभी बता रहा हूँ चार्ट के माध्यम से। वायुमंडल को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल का प्रमुख भाग कौन सा है, वायुमंडल के किस भाग में जीवन संभव है, वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगे जाती हैं, वायुमंडल के किस भाग में हवाई जहाज उड़ते हैं, ये सब पूछा जाता है। आइए मैं सरल शब्दों में देख लेता हूँ। दोस्तों बात करें, इस तरीके से हम एक चित्र बनाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हम एक चित्र बना रहे हैं। इस तरीके से आप भी मेरे साथ बना लीजिए। टेढ़ा बॉक्स बन सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बिल्कुल सही बनाएंगे। इस लाइन को आप मिटा दीजिए क्योंकि आगे तो अनंत है। चलिए मैं बात करता हूँ इस तरीके से दोस्तों, यहाँ से मैंने लाइन खींची और यहाँ तक ले आई। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर ने टेढ़ा क्यों बना दिया। चलिए मैं अभी बात करता हूँ टेढ़ा क्यों बना दिया। इसको दोस्तों लिखते हैं क्षोभ मंडल। क्या लिखते हैं? क्षोभ मंडल। इसको दोस्तों हम लिखते हैं क्षोभ मंडल। चलिए क्षोभ मंडल हो गया। इसके बाद दोस्तों ये एक लाइन हमने बना दिया, इसको क्या लिखेंगे? समताप मंडल। समताप मंडल दोस्तों, समताप मंडल लिखते हैं। इसको दोस्तों क्या लिखते हैं? एक ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसको दोस्तों क्या लिखते हैं? मध्य मंडल। क्या लिखते हैं दोस्तों? मध्य मंडल। ये आपका दोस्तों मध्य मंडल हो गया। कितने मंडल हो गए? 3। अभी 2 बचे दोस्तों। फिर दोस्तों अगला क्या है? आयन मंडल। क्या दोस्तों? आयन मंडल। दोस्तों अगला है आयन मंडल। फिर आगे क्या बचा? बहिर्मंडल, अंतरिक्ष या अनंत मंडल। तो दोस्तों ये बहिर्मंडल हो गया, बहिर्मंडल। ठीक, अब दोस्तों ये आपका क्या हो गया? बहिर्मंडल हो गया। अब देखिए खेल शुरू होता है यहाँ पर दोस्तों। इसकी ऊंचाई आप लिख लीजिए 8 किलोमीटर तक। इसकी ऊंचाई लिख लीजिए दोस्तों 18 किलोमीटर तक। ये याद कर लेंगे। फिर दोस्तों 18 से ऊपर इसको लिख लीजिए 50 किलोमीटर तक। फिर दोस्तों आगे लिख लेंगे 80 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 80। फिर 640 किलोमीटर तक आप नोट कर लेंगे। ये दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, मैं एक एक करके अभी समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ बनाते रहिए। बात करूं दोस्तों तो यहीं पर हमारे आपके घर पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर हमारा भी घर है? बिल्कुल भाई, जब हमारा घर है तो आपका भी घर। हम एक इंसान हैं तो आप भी इंसान हैं, तो हम ये जानवर हैं तब भी दोस्तों हमारा घर यहीं पर, इंसान है तब भी घर हमारा यहीं पर पाया जाएगा। वैसे घर तो मेरा अच्छा बना है लग रहा है। चलिए आप भी अच्छा बना लीजिए। ये दोस्तों मेरा घर हो गया। अब उसके बाद यदि हम बात करें तो यहीं पर दोस्तों बिजली भी तड़कती है। ये देखो तड़क रही है, हाँ तड़क रही है। अब पता नहीं तड़क रही है दौड़ रही है। चलिए बिजली भी दोस्तों बन गई। फिर मैं बात करूं तो यहीं पर बादल भी हैं। देखो दोस्तों, ये देखो बादल ऐसे दिख रहे हैं और ये बारिश कर रहे हैं। गुड, ये तो बारिश करने लगे। ठीक, ये बादल बारिश कर रहे हैं।
फिर दोस्तों यहीं पर पहाड़ भी पाए जाते हैं। ये देखो मैंने पहाड़ बना दिए, ये देखो यहीं पर दोस्तों पहाड़ भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पर पहाड़ भी पाए गए तो यहीं पहाड़ के ऊपर दोस्तों पेड़ भी पाए जा रहे होंगे। क्रिसमस ट्री में सिर्फ बना लेता हूँ, बाकी कोई पेड़ नहीं बना पाता हूँ, आप बना लेंगे दोस्तों। एक ये हो गया, छोटा सा पेड़ मैं इधर भी बना देता हूँ दोस्तों, एक ये पेड़ हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से पेड़ भी दोस्तों पाए जाते हैं। कुछ और पाया जाता है? हाँ, और भी पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं। देखो दोस्तों उड़ रहे हैं, नहीं तो उड़ रहे हैं, आप कहो उड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों ये पक्षी भी यहाँ पर उड़ रहे हैं। और भी दोस्तों कुछ हो रहा है, और भी हाँ इंसान घूम रहा है, खेत हो रहा है, खेती किसानी हो रही है, घास झाड़ियाँ भी यहाँ पर दोस्तों हो रही हैं। तो क्षोभ मंडल में अब आता है सवाल, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं घटनी हैं, अर्थात बिजली तड़क रही है, पानी बरस रहा है। क्षोभ मंडल में प्रकृति निवास करती है, प्रकृति हो गई। क्षोभ मंडल में मानव निवास करता है, तो दोस्तों मानव का घर हो गया। क्षोभ मंडल में नदियां बहती हैं, तो दोस्तों नदियां तो मैं बहा नहीं पा रहा हूँ, चलिए ये नदी बह रही है यहाँ पर, तो क्षोभ मंडल में नदियां भी बहती हैं, एक ये हो गया दोस्तों। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है, यहीं पर क्षोभ मंडल में पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, नदियां हैं, जंगल हैं, समुद्र भी आपका क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। मछली और जानवर जितने सब आपके क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे हम बात करें समताप मंडल में क्या पाया जाता है। यहाँ दोस्तों ऋतु गुब्बारा पाया जाता है, ऋतु गुब्बारा पाया जाता है। चलिए ऋतु गुब्बारा पाया जाता है, और ऋतु गुब्बारा मतलब जो हम लोग छोड़ते हैं। और क्या पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जेट यान पाया जाता है, जेट यान पाया जाता है। चलिए अर्थात यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज़ें बना है, ठीक, हवाई जहाज उड़ते हैं कहाँ, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में नहीं बच्चा, क्षोभ मंडल में हवाई जहाज उड़ेंगे तो किसी से टकरा जाएंगे, पक्षियों से टकरा सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं। चलिए फिर आगे दोस्तों यदि बात करें मध्य मंडल छोड़ दीजिए, मध्य मंडल में आपके दोस्तों उल्का तारा वगैरह आपको नज़र आ जाते हैं, गैसीय तारा, बादल उड़ते हुए बादल या उल्के तारे यहाँ पर आ जाते हैं। अब वैसे आयन मंडल में भी उल्का पाए जाते हैं, टूटे हुए तारे दोस्तों इधर देख रहे हैं, ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। और क्या है दोस्तों, यहाँ से रेडियो तरंगे जाती हैं आयन मंडल, और फिर यहीं से वापस आती हैं। जो हम मोबाइल से बात करते हैं, टीवी, रेडियो, जितना भी काम होता है वो सब इन तरंगों के द्वारा होता है। ये पृथ्वी से सीधा आयन मंडल तक जाती हैं, 80 किलोमीटर के ऊपर तक पहुंच जाती हैं, और फिर दोस्तों ये पृथ्वी पर वापस आती हैं। ये क्या दोस्तों क्लियर हो गया, एक आयन मंडल हो गया। अच्छा फिर दोस्तों बात करें बहिर्मंडल की, तो यहाँ पर दोस्तों आयन मंडल साथ में बहिर्मंडल, यहाँ पर कृत्रिम, यहाँ पर दोस्तों कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह, कृत्रिम दोस्तों उपग्रह यहाँ पर पाए जाते हैं। टीवी में खूब देखे होंगे, सैटेलाइट में देखे होंगे। तो कृत्रिम उपग्रह कहाँ पाए जाते हैं, बहिर्मंडल में। दोस्तों मैं एक चीज़ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। आपको ये बताना है दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, मैं ओजोन परत के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों ओजोन परत है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन प्रतिदिन ना होती तो सूर्य की सीधी किरणें आती दोस्तों, सूर्य की सीधी किरणें आती, और फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पड़ती क्षोभ मंडल में, मतलब हमारे आपके पड़ती, तो हम आप रोगग्रस्त हो जाते, हम आप दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाते। तो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें आती हैं उनको इन दो मैं बताऊंगा यहीं कहीं पर हैं, आप देख लेंगे। इन जगहों पर दोस्तों जो वायुमंडल है, मतलब वायुमंडल में ओजोन परत है दोस्तों, वो इन किरणों को रोकती है और छान के भेजती है, हानिकारक किरणों को ये अवशोषित कर लेती है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आपके लिए होमवर्क है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत के बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। अब देखिए क्षोभ मंडल दोस्तों बात करते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी पाया जाता है, कहा जाता है, संवहन
वहन मंडल भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने देर में क्यों बताया। मौसमी घटनाएं होने के कारण दोस्तों यहाँ पर संवहन मंडल इसको कहा जाता है। बात करूँ ये ध्रुव मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख लेंगे। ध्रुवों पर इनकी जो ऊंचाई है क्षोभमंडल की वो 8 किलोमीटर है दोस्तों, और शेष 18 किलोमीटर है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा मैं बताऊं दोस्तों, इनकी यदि औसत ऊंचाई कितनी है, यदि इसकी औसत ऊंचाई की क्षोभमंडल की हम बात करें तो दोस्तों ये 12 से 16 किलोमीटर तक है। 12 से 16 किलोमीटर तक औसत ऊंचाई है क्षोभमंडल की। एक क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरा बात करें इस मंडल में, क्षोभमंडल की बात हो रही है सिर्फ, आप नोट करते रहेंगे मेरे साथ। क्षोभमंडल में दोस्तों बात करें तो 165, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, 165 दोस्तों 165 मीटर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान घटने लगता है। अर्थात जब हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे दोस्तों तो 1 सेंटीग्रेड तापमान घटेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर जाने पर तापमान घटता है कि बढ़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर गर्मी लग रही है, कभी आपका घर 2 मंजिला 3 मंजिला हो तो ऊपर जाना, तो ऊपर हवा आपको लगेगी, अर्थात तापमान में वहाँ पर गिरावट होगी। यदि आप दोस्तों देखेंगे पृथ्वी पर हवा गर्म लग रही है तो ऊपर ठंडी लगेगी, तो ऊपर जाने पर तापमान घटता है, लेकिन हमेशा नहीं। मैं आगे बताऊंगा कि ऊपर तापमान बढ़ता भी है। तो मैं बात करता हूं दोस्तों 165 मीटर ऊपर जाने पर दोस्तों धीरे धीरे 1 सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होती है दोस्तों। आगे यदि हम बात करें तथा प्रत्येक किलोमीटर पर अब यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक किलोमीटर पर दोस्तों तापमान में 6.5 सेंटीग्रेड की कमी आती है। 6.5 सेंटीग्रेड में कमी आती है प्रत्येक किलोमीटर, और 165 जाने पर पूरा ये औसतन है गुरुजी, ये दोस्तों औसतन है, पॉइंट में है। चलिए अब दोस्तों बात करें, इसे ही सामान्य पतन दर कहते हैं। जो यहाँ वायुमंडल में तापमान दोस्तों गिरावट आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य पतन दर कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य पतन दर कहते हैं। वायुमंडल में होने वाली समस्त घटनाएं, अगला पॉइंट नोट करेंगे कि वायुमंडल में होने वाली समस्त घटनाएं, वायुमंडल में होने वाली समस्त घटनाएं मतलब सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। वायुमंडल में होने वाली समस्त घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। अगला क्षोभमंडल के दोस्तों, अब अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, फिर नोट करेंगे। क्षोभमंडल की जो सीमा है, ये देख रहे हैं, ये सीमा है, इसके पास जो हवा चलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको जेट पवन कहा जाता है। तो बात करेंगे कि जेट पवन कहाँ चलती हैं, तो क्षोभमंडल की सीमा पर चलती हैं। कहाँ चलती हैं, क्षोभमंडल की सीमा पर जेट हवाएं दोस्तों चलती हैं। अब देखिए ये अत्यधिक तीव्र होती है, इसलिए इनको जेट पवन कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे जेट पवन सर क्यों कह रहे हैं, जेट माने तो ये जहाज है, नहीं, ये अत्यधिक तीव्र गति से चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं, इसलिए इनको जेट पवन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों CO2 की मात्रा, मैंने कहा था कि ये भारी गैस है, ये वायुमंडल में सबसे नीचे पाई जाती है, तो CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, क्षोभमंडल में पाई जाती है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पाई जाती है, क्षोभमंडल में पाई जाती है। ये पॉइंट दोस्तों। अगला दोस्तों देख लेते हैं, अब गर्मी के दिनों में एक और पॉइंट नोट करेंगे। जब दोस्तों गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में दोस्तों क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ती है। क्षोभमंडल की ऊंचाई क्या होती है, गर्मी के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ती है। अब सर्दी के दिनों में क्या होता है, सर्दी के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई घटती है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि क्षोभमंडल आपसे कंप्लीट हो गया होगा। चलिए ये कंप्लीट निशान लगा दिया। अब समताप मंडल की बात करते हैं दोस्तों। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में समताप मंडल,
डाल देते हेडिंग समताप मंडल। समताप मंडल की दोस्तों बात करें तो इसमें प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है। कैसा होता है? प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है और 20 किलोमीटर के बाद, देखिए दोस्तों यहाँ की बात हो रही है, यहाँ इस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ऊपर की बात कर रहा हूँ। 20 किलोमीटर के बाद, ये किलोमीटर में नापेंगे, 20 किलोमीटर के बाद दोस्तों अचानक क्या होता है, इसमें गर्मी उपस्थित हो जाती है। वो गर्मी क्यों हो जाती है दोस्तों? क्योंकि समताप मंडल में ओजोन उपस्थित है, ओजोन परत है। इस ओजोन गर्म है तो ओजोन के कारण इसमें तापमान में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ओजोन जो परत है समताप मंडल में, ये परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये धरती का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? ओजोन परत को। कहाँ है दोस्तों? इसमें है। इसको हम इस तरीके से लेयर में ले सकते हैं। कहाँ? समताप मंडल में। ये तुमने आपके लिए होमवर्क दिया था, बता दिया हमने। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए सरल हो गया। चलिए मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, होमवर्क देके तभी जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत होशियार हैं। चलिए, समताप मंडल क्या हो रहा है? समताप मंडल अब गर्म हो रहा है। हाँ, ये गर्म हो रहा है। अब दोस्तों ओजोन जो किरणें हैं, ओजोन जो परत है, ये परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है ताकि हम सब सुरक्षित रहें। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। चलिए दोस्तों, समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं यहाँ पर, इसलिए वायुयान चलाना क्या होता है? आसान होता है। यहाँ आंधी तूफान नहीं, यहाँ पर दोस्तों बारिश नहीं, यहाँ पर बादल साफ है, यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं, यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं, पक्षी नहीं, इसलिए यहाँ पर वायुयान चलाना बहुत आसान होता है। तो समताप मंडल में वायुयान चलाना बहुत आसान होता है। ओजोन मंडल में दोस्तों देखिए, ओजोन मंडल भी इसको बोलते हैं। समताप मंडल में जो ओजोन है ये 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये क्लियर हो गया गर्म कौन मंडल है। इसमें होमवर्क आप ले अब ये है कि इंद्रधनुष कहाँ चमकता है। बस ये तो बहुत आसान है। इंद्रधनुष कहाँ चमकता है, किस मंडल में चमकता है, अब ये होमवर्क आपके लिए हो गया। अब दोस्तों आगे बात करें मध्य मंडल। किसकी बात कर रहा हूँ? मध्य मंडल। इसमें कुछ खास नहीं, मध्य मंडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कहाँ है ये भाई? मध्य मंडल है। ये भी क्लियर हो गया, टिक मारो। मध्य मंडल की बात करता हूँ दोस्तों। मध्य मंडल की हम बात करें तो यहाँ तापमान में एकाएक क्या होता है? गिरावट होती है। एकाएक गिरावट होती है तापमान में दोस्तों, एकाएक गिरावट होती है। कहाँ? मध्य मंडल में गिरावट होती है। एक ये पॉइंट दोस्तों, तापमान न्यूनतम -1000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है मध्य मंडल में, अर्थात जम जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, पहुंच जाता है। वायुमंडल में जो कि सबसे न्यूनतम है, कहाँ है? मध्य मंडल में है। अगला दोस्तों बात करें उल्का या टूटता हुआ तारा, जो मैं पहले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ टूटता हुआ तारा क्या है, कैसे आप इससे दोस्तों अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। चलिए उस पर बात नहीं करूँगा। टूटता हुआ तारा मध्य मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य मंडल में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जाइएगा नहीं। आयन मंडल दोस्तों बात करें, यहाँ विद्युत आवेशी कण उपस्थित होते हैं। आयन मंडल में विद्युत आवेशी कण उपस्थित होते हैं। एक पॉइंट नोट करिए। दूसरा दोस्तों यदि बात करें, आयन मंडल को कई परतों में बांटा गया है। कौन कौन से परतों में बांटा गया है? जो महत्वपूर्ण परतें हैं उनको देख लेता हूं दोस्तों। तो डी लेयर कौन सी हैं? एक डी लेयर की बात करता हूं। अच्छा, डी लेयर क्या है दोस्तों? ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य हैं। क्या है? डी लेयर दीर्घ तरंग दैर्घ्य हैं। निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। कहाँ? डी लेयर से। अब तो दोस्तों कहाँ से परावर्तित हो रही हैं? आयन मंडल से। तो आयन मंडल में डी लेयर पाई जाती है और यहीं से रेडियो तरंगें हमारी वापस हो रही हैं। फिर ई लेयर देख लेते हैं दोस्तों। ई लेयर देख लेते हैं। तो ई लेयर भी कहाँ है?
आयन मंडल में है। कक्षा 6 की किताब में दोस्तों नहीं लिखा है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। तो ई लेयर कहाँ है? ई लेयर आपका भी आयन मंडल में पाया जाता है। इसे केनेली, क्या बोलते हैं इसे? केनेली, इसे केनेली हेविसाइट, हेविसाइड के नाम, हेविसाइड परत भी बोलते हैं। तो ई लेयर को हेविसाइड परत भी दोस्तों बोलते हैं। ये प्रकार, ये क्या होता है, यहाँ दोनों प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं, मतलब मध्य और उच्च दोनों हैं, इसलिए इसको केनेली हेविसाइड के नाम से भी जाना जाता है। एफ लेयर, अगला दोस्तों एफ लेयर के नाम देख लीजिए। अगला मंडल एफ लेयर, इससे एप्लेटन परत भी कहा जाता है। क्या? एप्लेटन, एप्लेटन परत के नाम से भी जाना जाता है। एफ लेयर को एप्लेटन परत के नाम से जाना जाता है। मध्यम उच्च तरंगें यहाँ पर परावर्तित होती हैं। अगला जी लेयर, अगला दोस्तों क्या है? जी लेयर के नाम से भी जानते हैं। जी लेयर, जी लेयर की बात करें दोस्तों, इसमें लघु दीर्घ मध्य सारी तरंगें पाई जाती हैं। कहाँ? जी लेयर में दोस्तों। चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर सारी दोस्तों लेयरें पाई जाती हैं। कहाँ? आयन मंडल में पाई जाती हैं। यहाँ से रेडियो तरंगें वापस होती हैं। अगला दोस्तों वायुमंडल, क्या है? अगला वायुमंडल की बात करते हैं। अगला दोस्तों है वायुमंडल, बहिर्मंडल, अनंत, अंतरिक्ष, कई नामों से जाना जाता है। देखिए इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं। क्या दोस्तों? इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे N2, O2, He, H2। ये दोस्तों गैसें कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में पाई जाती हैं। यहाँ उपग्रह स्थापित करे जाते हैं। क्या? उपग्रह स्थापित करे जाते हैं। दो तरह के यहाँ पर दोस्तों उपग्रह स्थापित करे जाते हैं। कौन? एक ध्रुवीय कक्षा में। कहाँ? एक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करे जाते हैं। ये दोस्तों 700 से 1100 किलोमीटर तक स्थापित होते हैं। दूसरा कौन होता है? भूस्थैतिक, भूस्थैतिक दोस्तों भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह होते हैं। भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह ये कहाँ तक दोस्तों होते हैं? तो ये 36,000 किलोमीटर तक दोस्तों स्थापित करे जाते हैं। तो मैं दोस्तों जितना आपको समझा सकता था कक्षा 6 की किताब से, वो सारा मैटर मैंने आपको दे दिया है और वो सारे लेसन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पृथ्वी के परिमंडल लेसन हमने आपको समझाया दोस्तों, और मानचित्र अभी बताना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अब दोस्तों इसी के बाद इसी लेसन का दोस्तों अगला जो टॉपिक्स होगा वो क्या होगा? वो महाद्वीप हमारे होंगे, उनको आप पढ़ना ना भूलें। महाद्वीप भी मैं कक्षा 6 की किताब से पढ़ाऊंगा, लेकिन कक्षा 6 लेवल से वो उच्च लेवल तक भी होगा। तो दोस्तों NCERT SCERT दोनों किताबों को मैं कवर करवा रहा हूँ, आप मेरे साथ लगे रहें। और कक्षा 6 नहीं, मैं कक्षा 12 तक लेके जाऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ लगे रहेंगे और मेरे इस प्रयास को और अच्छे तरीके से और आगे बढ़ाएंगे। आपके सहयोग के बिना हमारा चैनल कुछ नहीं, आपके सहयोग के बिना हमारा वजूद कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं, मैं सिर्फ नेपथ्य हूँ। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।